Good morning, student. Again, this is Neil Prakash. I am an assistant professor in the School of Management, Engineering University, Lucknow. The topic that we are going to do today is Nature of Central Tendency. जैसा कि स्टूडेंट अब तक ही हम लोगों ने लास्ट वीडियोस में देखे कि बेसिकली व्हाट इज द सेट्स की कॉन्सेप्ट देखे आपने एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा। बस अब तक हमने फर्स्ट मॉड्यूल कंप्लीट कर लिया है। इस वीडियो में हम लोग मॉड्यूल 2 पे स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारा फर्स्ट टॉपिक उसमें है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। बेसिकली यूनिट 2 में जो आप लोग को कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं वो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का पढ़ना है, ठीक है। मेजर ऑफ डिस्पर्सन का पढ़ना है, ठीक है। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में स्टूडेंट बेसिकली आपको व्हाट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो सकते हैं मेजर सेंट्रल टेंडेंसी की निकलना, पर्पस क्या है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बनाने की, ठीक है। इसके अलावा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हमको अर्थमेटिक मीन पढ़ना है, मीडियन पढ़ना है, मोड पढ़ना है, क्वार्टाइल, डेसाइल एंड परसेंटाइल, ठीक है। फिर इसके बाद जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बाद यूनिट 2 में जो आपका जो सेकंड टॉपिक है वो है मेजर ऑफ डिस्पर्सन। मेजर ऑफ डिस्पर्सन में स्टूडेंट आपको बेसिकली मीन वेरिएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, ये आपको कॉन्सेप्ट वहाँ पर प्रोग्नोसिस जैसे कॉन्सेप्ट वहाँ पर पढ़े, ठीक है। तो बेसिकली इस वीडियो में बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसके पर्पस क्या होते हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, ठीक है। और हम लोग इसमें मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का फर्स्ट मेजर जो है फर्स्ट है वो मीन को देखेंगे कि कैसे हम मीन को कैलकुलेट कर सकते हैं। बेसिकली आपका यूनिट 2 जो है पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड पेपर है, तो इसमें हम लोग न्यूमेरिकल ट्रीटमेंट पे देखेंगे कैसे हम मीन से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कर ले रहे हैं, कैसे फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिर डिफरेंट कंसेप्ट देखने होते हैं जिसको हम लोग वीडियो में, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी? According to Brockstone and Cowden, an average value is a single value within the range of data is used to represent all the values in the series. Since the average is somewhere in the range of data, it is sometimes called measure of central tendency. क्लास अगर हम बात करें सिंपल वर्ड्स, ठीक है, तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब होता है वह वैल्यू, ठीक है, जो कि एक सीरीज के सेंट्रल में लाई करती है, तो हम बोलते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है। या फिर वो जो एक पूरी सीरीज को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है, वो वैल्यू जो पूरी सीरीज को रिप्रेजेंट करती है उसको हम क्या बोलते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है। इसमें रिपीट करते रहूं, वह वैल्यू जो एक सीरीज की मिड में लाई करती है या फिर वह वैल्यू जो एक पूरी सीरीज को रिप्रेजेंट करती है उसको हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बोलते हैं। बस मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को हम एवरेज नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को मैं एक एग्जांपल दे दूं आप लोगों को, ठीक है। जैसा कि मान लीजिए किसी क्लास में इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का टेस्ट होता है, ठीक है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्लास में 5 स्टूडेंट है। तो मान लीजिए पहला स्टूडेंट ने 1 नंबर पाया, दूसरे ने 2 नंबर पाया, तीसरे ने 3 नंबर पाया, चौथे ने 4 नंबर पाया, पांचवे ने 5 नंबर, ठीक है। तो आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 आपके 5 नंबर यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें जो हमारा सेंट्रल पॉइंट है वो क्या है, आप देख लीजिए 1 2 3 और नीचे 4 5, तो हमारा सेंट्रल में लाई क्या कर रहा है आपका 3 कर रहा है, ठीक है। तो 3 हमारी क्या हो गई यहाँ पर सेंट्रल वैल्यू, जो कि एक पूरे सेंट्रल टेंडेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप देखिए अगर हम वैल्यू की बात करें तो आप देखिए एक और दो वैल्यू उसके ऊपर है, 2 वैल्यू उसके नीचे, तो ये होता है हमारा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी, ओके। नाउ व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरेज पब्लिक मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी? मतलब दोनों का मतलब ये भी होता है कि सेंट्रल टेंडेंसी की क्या क्या ऑब्जेक्टिव। सबसे फर्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है वो है ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। ब्रीफ डिस्क्रिप्शन का यहाँ पर मतलब ये है कि जो भी हमारा पूरी सीरीज का एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, मतलब कि जो भी हमारी वैल्यूज आ रही है वो क्या होना चाहिए, उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। जैसे कि मैंने क्या बताया, इकोनॉमिक्स में बच्चा जो है 1 2 3 4 5 स्टूडेंट 1 2 3 4 5 है, तो आप देख रहे हो यहाँ पर 3 जो है
वो क्या कर रहा है, ब्रीफली डिस्क्राइब कर रहा है कि हमारा एवरेज कितना है, वो 3। इसी तरीके से फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है कि ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। सेकंड ऑब्जेक्टिव उसने बताया गया है कंपैरिजन। ठीक है, यहाँ पर कंपैरिजन से मतलब है कि बेसिकली अगर हम एवरेज के थ्रू हम इजीली कंपैरिजन कर सकते हैं। जैसे मान लो कि अगर हमें कंपैरिजन करना है इंडिया का यूएस से कंपैरिजन करना है, अगर हम वहाँ पर उनकी नेशनल इनकम को कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है, ग्रोथ रेट को कंपैरिजन कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, हमें डेटा मिल जाएगी कि यूएस का ग्रोथ रेट कितना है, यूएस में क्या चल रहा है, मनी की वैल्यू क्या चल रही है वहाँ पर। अपने करेंसी को हम क्या कर सकते हैं, वहाँ से एवरेज निकाल सकते हैं, जिससे कि हमें एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि हम डेवलपिंग कंट्री है, यूएस हमारा जो है वो डेवलप है। ठीक है, दूसरा क्या बताया कि इजली कंपैरिजन। एक एग्जांपल लेते हैं, कंपनीज का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, कंपनी क्या करती है, एक कंपनी दूसरी कंपनी से कंपेयर कर सकती है। बेसिकली मान लो कि दूसरे कंपनीज का वो प्रॉफिट चेक कर सकती है, सेल्स वैल्यू चेक कर सकती है कि उनकी सेल्स वैल्यू कितनी है, हमारी सेल्स वैल्यू कितनी है। ठीक है, वो एवरेज के बेसिस पे निकाल सकती है कि हाँ, हम कंपैरेटिवली कितना हम उससे स्ट्रांग है, या कंपैरेटिवली हम उससे कितना। थर्ड वन इज फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी। अब बेसिकली कुछ पॉलिसीज ऐसी बनाई जाती हैं जो कि एवरेज के निकालने के बाद बनाई जाती है। जैसे कि एग्जांपल लेता हूँ कंपनीज का। अब कंपनी क्या करती है कि जैसे मान लो उसको एक पॉलिसी बनानी है अपने लिए कि पर्टिकुलर मान लो कि 2021 के लिए, ठीक है, हमें कितना प्रोडक्ट की हमारी डिमांड हो सकती है। तो वो क्या करेगी, पिछले 4 से 5 साल का डेटा को उठाएगी, मान लो 2016 का उठाएगी, 17 का उठाएगी, 18 का उठाएगी, 19 का उठाएगी, 20 का उठाएगी, और उसको क्या करेगी, उसको फॉर्मुलेट करेगी, एनालाइज करेगी, उसका एवरेज निकालेगी कि हर साल कितना हमारा सेल्स हो रहा है, कितना कस्टमर की डिमांड हो रही है। मान लो 2017 में हर साल हो सकता है बढ़ा होगा, हर साल हो सकता है घटा होगा, कुछ ईयर इंक्रीज हुई होगी, कुछ ईयर डिक्रीज हुई होगी। तो उसी बेसिस पर 2021 के लिए हम क्या कर सकते हैं, इजीली प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि कितना हमारे प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में। फोर्थ वन इज स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। अब बेसिकली क्या होती है, एवरेज की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं कि स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर सकते हैं। मान लो किसी सब्जेक्ट का हमें स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करना है, कि जैसे मान लो किसी क्लास में इंग्लिश चलता है, हिस्ट्री चलता है, ठीक है, सोशल साइंस चलता है, वहाँ पर कॉमर्स चलते हैं, इस तरीके से मान लो 4 सब्जेक्ट चल रहे हैं, ठीक है। अब क्या हो सकता है, एवरेज वहाँ पर निकाला जा सकता है कि किसी क्लास में इंग्लिश में एवरेज कितने स्टूडेंट पास हुए, साइंस में एवरेज कितने स्टूडेंट पास हुए, सोशल साइंस में कितने स्टूडेंट एवरेज पास हुए। तो वहाँ पर एक स्टैटिस्टिकल हमें डेटा मिल जाती है कि हाँ, किस सब्जेक्ट की स्टैटिस्टिक्स ज़्यादा है, कहाँ पर किस सब्जेक्ट में ज़्यादा बच्चे पास हुए हैं, जिसमें लास्ट वन इज वन वैल्यू फॉर ऑल। मतलब कि यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव से मतलब है, मतलब कि एक वैल्यू रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। जैसे कि मैंने क्या बताया कि जैसे पहला एग्जांपल लेता हूँ, पर्टिकुलर 1 2 3 को अच्छा नंबर पाया, तो 3 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सभी सीरीज को वो रिप्रेजेंट कर रहा है। आई थिंक आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। फुल ऑब्जेक्टिव क्या होता है, फुल डिस्क्रिप्शन, कंपैरिजन, फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, वन वैल्यू फॉर। ये हमारा हो गया ऑब्जेक्टिव ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। नाउ नेक्स्ट वन इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एवरेज। एवरेज क्या 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 कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसके क्या क्या फीचर्स। सबसे पहला है क्लियर एंड सुटेबल डेफिनेशन। मतलब कि जो भी डेफिनेशन है हमारी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की, होनी क्या होनी चाहिए, उसमें क्लियरिटी होनी चाहिए और एक सुटेबल होना चाहिए। ठीक है, ब्रीफ में होना चाहिए, बहुत ज़्यादा वो लेंदी नहीं होना चाहिए। अब जैसे कि क्या है, जैसे मैं ठीक है, मैं फर्स्ट को लेता हूँ, जैसे बच्चा इकोनॉमिक्स में एक बच्चा 1 पाया, 2 पाया, 3 पाया, 4 पाया, 5 पाया, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या पता चल रहा है कि थ्री जो हमारी वो सेंट्रल वैल्यू, वो क्या होनी चाहिए, क्लियरिटी होनी चाहिए। अब थ्री की जगह पर अगर आप कोई और वैल्यू हम मान लो रख देते, 4 रख देते, तो क्या होगा, कह रहे थे हमें वहाँ पर क्लियरिटी। सेकंड वन इज रिप्रेजेंटेटिव, मतलब कि वन वैल्यूज का और का कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। अब जो भी हो, ठीक है, मतलब कि रिप्रेजेंट करना, जैसे कि 3 जो है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पूरी सेंट्रल वैल्यू को वो रिप्रेजेंट कर रहा है। थर्ड वन इज सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी का मतलब है कि जो भी हमारा एवरेज होना चाहिए, सेंट्रल पॉइंट, सेंट्रल टेंडेंसी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए उसमें, सिंप्लिसिटी होनी चाहिए। मीन्स कि कोई भी इजी
उसको इजीली समझ सको। सर्टेनिटी, सर्टेनिटी मीन्स कि जो भी चीजें हो क्या होनी चाहिए, उसमें सर्टेनिटी होनी चाहिए, ठीक है। फुल डिटेल इंफॉर्मेशन हमें वहां से मिलनी चाहिए। अगर हमारे पास फुल डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं है तो क्या होगा, हम वहां पर एवरेज नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। जैसे अगर हमें पूरी सीरीज की नॉलेज नहीं है, सीरीज में क्या है, तो वहां पर क्या होगा, कहीं ना कहीं हमें सेंट्रल टेंडेंसी या फिर एवरेज निकालने में वहां पर प्रॉब्लम। एब्सोल्यूट नंबर, पांचवा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बताया गया कि जो भी नंबर हमारे पास होनी चाहिए कि एब्सोल्यूट होनी चाहिए। जैसे 3 क्या है, एब्सोल्यूट नंबर। लिस्ट अफेक्ट ऑफ चेंज इन सैंपल, मतलब कि अगर हम कुछ चेंजेस कर रहे हैं तो उसका क्या होना चाहिए, बहुत ही कम इफेक्ट होना चाहिए। जैसे मान लो 1 2 3 4 5, तो 1 की जगह पर हम 2 भी कर देते हैं तो भी हमारा एवरेज वहां पर क्या होगा, सेंटर पॉइंट क्या होगा, सेंटर वैल्यू क्या होगी हमारी, ठीक है। अलजेब्रिक, लास्ट वन इज अलजेब्रिक रेट, मतलब कि अगर हम जो भी एवरेज कैलकुलेट कर रहे हैं उसका फर्दर यूज होना चाहिए। जो भी हम सेंट्रल टेंडेंसी निकाल रहे हैं, अब उसके थ्रू हमें क्या होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि हम इन फ्यूचर इन फर्दर आगे उसका हम कोरिलेशन निकाल सकें, उसमें रिग्रेशन निकाल सकें। इसकी जो भी हमारी वैल्यूज आ रही है उसका एक अलजेब्रिक ट्रीटमेंट करके, ठीक है। तो ये हमारे हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड एवरेज: स्टेबल, क्लियर एंड सुटेबल डेफिनेशंस, रिप्रेजेंटेटिव, सिंपलिसिटी, certainty, absolute number, list in a sample, list effect of change in a sample, and last one is algebraic proof. I hope this is clear to everyone. Okay. Now class, अब हम लोग न्यूमेरिकल पकड़ते हैं, ठीक है, कि कैसे अब हम जो भी हमारी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हमें जिस जिस वैल्यूज को कैलकुलेट करनी है वो हम कैसे कैलकुलेट करें, ठीक है। तो क्लास मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में बेसिकली आपसे दो ही होता है, पहला होता है सिंपल अरिथमेटिक मीन, दूसरा होता है वेटेड अरिथमेटिक। Arithmetic mean is also called average. In general sense, is the most popular and widely used measure of central tendency. Arithmetic mean is a number obtained by the dividing of the sum of given observation by their number. Arithmetic means are also defined simple arithmetic means and weighted arithmetic means. मीन का मतलब आई थिंक सबको पता होगा, मीन का मतलब होता है एवरेज। बस मीन्स की मीन को अगर सिंपल वर्ड में कहें तो सिग्मा एक्स, अगर इसका फॉर्मूला जो हमारा होता है सिंपल वर्ड, सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई एन। यहाँ पर सिग्मा का मतलब होता है समेशन, और एक्स मतलब होता है जितनी भी आपकी सीरीज, और एन का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्लास, अब जैसे मान लीजिए आपके पास कुछ वैल्यू दी है, जैसे 1 2 3 5, तो आपके पास टोटल कितनी वैल्यूज है, तो आपका यहाँ पर नंबर क्या हो गया, टोटल 5, और आपका सिग्मा एफ क्या हो गया, 5 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 9, तो 1 प्लस 2 3 6, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 5 15, तो 15 आपका क्या हो गया यहाँ पर सिग्मा एक्स, और एन क्या हो गया, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपके क्या हो गए टोटल 5, तो 15 डिवाइडेड बाई 5, देन आपका मीन क्या आ गया यहाँ पर, एवरेज क्या आ गया आपका 3, ठीक है क्लास। तो आपको मीन को दो तरीके का होता है, पहला होता है हमारा सिंपल अरिथमेटिक मीन, और दूसरा होता है हमारा वेटेड अरिथमेटिक। ओके, अब कैलकुलेशन ऑफ सिंपल अरिथमेटिक मीन, ठीक है। इन द क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन ऑफ डेटा वी ऑब्जर्व दैट the value of variable or observation can be put in form of any other following statistical series. First of all, individual series or ungrouped data series. Second one is discrete series, and third one is continuous. ठीक है क्लास, तो सिंपल अरिथमेटिक मीन भी आपका तीन तरह, पहला होता है हमारा एक इंडिविजुअल सीरीज में होगा, दूसरा हमारा क्या होगा, एक डिस्क्रीट सीरीज में होगा, तीसरा हमारा किसमें होगा, कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। जो को हम लोग एक एक वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहला है हमारा कैलकुलेशन ऑफ इंडिविजुअल सीरीज और अनग्रुप डेटा, ठीक है। तो इंडिविजुअल सीरीज को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं, दो मेथड होते हैं, दो मेथड से हम इंडिविजुअल सीरीज को कैलकुलेट करते हैं। पहला हमारा होता है डायरेक्ट मेथड होता है, दूसरा हमारा होता है शॉर्टकट मेथड, ठीक है क्लास। तो सबसे पहले डायरेक्ट मेथड को देखते हैं। The process of calculation arithmetic mean or average in the case of an individual series is very simple. ठीक है, तो डायरेक्ट मेथड होता है हमारा सबसे सिंपल प्रोसेस, सबसे सिंपल मेथड होता है, सबसे सिंपल तरीका होता है जिसके थ्रू हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। If the respective value of n observation record on the variable x or x are x1 x2 and xn,
देन द मीन इज ऑब्टेन बाय, ठीक है। तो मीन का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, जैसा मैंने पहले बता रखा है, सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई एन। सिग्मा एक्स, सिग्मा का यहाँ पर मतलब होता है समेशन, और मीन को जो हम डिनोट करते हैं वो किससे डिनोट करते हैं, एक्स बार से डिनोट, ठीक है। तो मीन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई एन, एन मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर क्वेश्चन एग्जांपल हम देखते हैं, फाइंड द मीन फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर। आपको यहाँ पर एक वैल्यू दिख रही है, ठीक है, कुछ आपको सीरीज दिख रहा है, हमें क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ पर मीन को कैलकुलेट करना है, किस मेथड के थ्रू, डायरेक्ट मेथड्स के। अब देखिए यहाँ पर सीरीज में क्या है आपका 30, 41, 47, 54, 23, 34, 37, 51, 53 एंड 46। आपको करना है, इसमें कुछ नहीं है, बस टोटल नंबर ऑफ, टोटल इसमें नंबर्स देखिए, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो टोटल नंबर हमारे कितने हैं, 10। तो हमें यहाँ पर एक n का मतलब समझ में आ गया, n इज इक्वल टू 10। अब हमें क्या करना है, सिग्मा x निकालना है। सिग्मा x निकालने के लिए पूरी सीरीज को एक साथ ऐड करना है। तो 30 प्लस 41 प्लस 47 प्लस 54 प्लस 23 प्लस 34 प्लस 37 प्लस 51 प्लस 53 प्लस 47 इज इक्वल टू 470। अब हम क्या करेंगे, इसको फॉर्मूले में रख देंगे, सिग्मा एक्स इज इक्वल टू 417 डिवाइडेड बाय 10, दैट इज इक्वल टू मीन इज इक्वल टू 41.7। आई होप दिस न्यूमेरिकल इज क्लियर टू एवरीवन। नाउ ये हमारा हो गया पहला डायरेक्ट मेथड। अब जो हमारा सेकंड मेथड है वो है शॉर्टकट मेथड्स। इंडिविजुअल सीरीज कैलकुलेट करने का जो हमारा सेकंड मेथड है वो है शॉर्टकट मेथड्स। अब देखिए हियर x इज कैलकुलेटेड यूजिंग अज्यूम मीन। हमें यहाँ पर क्या करना होता है, एक अज्यूम मीन कैलकुलेट करना, टेकिंग डेविएशन फ्रॉम इट्स द फॉलोइंग फॉर्मूला इज यूज। अब इसके लिए हमारा शॉर्टकट मेथड कैलकुलेट करने के लिए हमारा क्या फॉर्मूला होता है, x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा dx डिवाइडेड बाई n। जहां पर a का मतलब होता है अज्यूम मीन, ठीक है। अज्यूम मीन का मतलब क्या होता है कि पूरी सीरीज जो हमारे पास एक सीरीज दी हुई है, हम उसमें से किसी भी एक वैल्यू को अज्यूम कर सकते हैं, वो हमारा क्या होता है, अज्यूम मीन, ठीक है। और dx का क्या मतलब होता है, x माइनस a, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आएगा। n का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। देखिए यहाँ पर आपके पास कुछ डेटा दिया हुआ है, गिवन डेटा 30, 16, 20, 26, 18, 24, 36 और 18। तो आपके पास x की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है, जिसको हमने क्या किया, एक चार्ट में हमने बना दिया, लिख दिया, ठीक है। तो 30, 16, 20, 16, 18, 24, 36 और 18। तो टोटल आपका यहाँ पर सिग्मा x कितना है, 188, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, dx निकालना है। dx निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस a। जहाँ पर x आपको पता है कि आपकी वैल्यू x की है, और हमें a निकालना है। a का मतलब मैंने पहले लास्ट स्लाइड में बता दिया है कि a का मतलब होता है अज्यूम मीन। अब इसमें से आप किसी भी एक वैल्यू को अज्यूम कर लीजिए, ठीक है। तो मान लो यहाँ पर हमने किसको अज्यूम किया है, 26 को अज्यूम किया है। आप किसी को भी कर सकते हो, 18 को भी कर सकते हो, 36 को भी कर सकते हो, 24 को भी कर सकते हो, 26 को कर सकते हो, 16 को भी कर सकते हो, और 30 को भी कर सकते हो, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम माइनस करना स्टार्ट करेंगे। जो माइनस वाली होगी उसको माइनस कर देंगे, जो प्लस वाली होगी उसको हम प्लस कर देंगे। अब देखिए 13 माइनस 26 इज इक्वल टू प्लस का 16 minus 26 is equal to minus 10, 20 minus 26 is equal to minus 16, 26 minus 26 is equal to 0, 18 minus 26 is equal to minus 8, 30, 24 minus 26 is equal to minus 2, 36 minus 26 is equal to 10, 18 minus 26 18 minus 26 is equal to minus 18। तो अब आपका dx वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, माइनस 20, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर सिंपल dx निकालना है, ठीक है। तो dx निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, dx डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर आपने आ गया -2, 2 से सबको डिवाइड वहाँ पर कर दिया। तो अब देखिए, अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। अब देखिए सिंपल डायरेक्ट मेथड आपको आता है, शॉर्टकट में बताऊँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए a हमने क्या एज्यूम किया था,
क्वेश्चन में देखिए 26 हमने यहाँ पर 26 आपने अज्यूम की है हमारे, ठीक है, तो हमने यहाँ पर 26 रख दिया। आपकी डीएक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पर -20, तो यहाँ पर -20 रख दिया गया। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपके कितने हैं यहाँ पर, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन देखिए कितने 8 है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8, आपके 8 यहाँ पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। हमने इसको जब कैलकुलेशन किया तो वैल्यूज को रखा वहाँ पर, तो हमारी मीन की वैल्यू कितनी आ गई 23.1। और क्लास 62 कि आप अगर किसी भी मेथड से सॉल्व करोगे एक क्वेश्चन, चाहे आप डायरेक्ट से सॉल्व करोगे चाहे शॉर्टकट से सॉल्व करोगे, ठीक है, तो आपका आंसर हमेशा सेम आएगा, आंसर कभी चेंज नहीं होता है चाहे किसी भी मेथड से। ओके, तो यहाँ पर आपके क्लास इंडिविजुअल सीरीज खत्म होता है। अब हम लोग मीन कैलकुलेट करने का जो हमारा दूसरा है वो है डिस्क्रीट सीरीज, ठीक है। अब हम लोग डिस्क्रीट सीरीज पर आते हैं। The following three methods are used for computing arithmetic mean in a discrete frequency distribution. Discrete frequency distribution को सॉल्व करने के लिए हमारे पास तीन तरीके हैं। पहला होता है हमारा डायरेक्ट मेथड, दूसरा होता है हमारा शॉर्टकट मेथड, और तीसरा और लास्ट होता है हमारा स्टेप डेविएशन मेथड्स। ठीक है क्लास, एक एक को देखते हैं। डायरेक्ट मेथड सेम हमारा है, बस इसमें क्या होती है आपकी फ्रीक्वेंसी ऐड हो जाती है। ठीक है क्लास, in the discrete frequency distribution, we multiply the value of variable x by their respective frequency. ठीक है, तो यहाँ पर जो भी हमारी फ्रीक्वेंसी होती है उससे हम क्या कर देते हैं वैल्यूज ऑफ वेरिएबल को डिवाइड करते हैं एंड गेट द सम ऑफ द प्रोडक्ट। तो वहाँ पर हमें कुछ वैल्यूज पता चल जाती है जो कि हमारी जॉब की वैल्यूज। द सम ऑफ द प्रोडक्ट इज देन डिवाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर हमारा मीन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ इंटू एक्स। तो एफ को क्या करेंगे एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और पूरे समेशन को सिग्मा एफ के समेशन को हम क्या करेंगे उससे डिवाइड कर देंगे। तो एग्जांपल के थ्रू अब देखिए यहाँ पर एक प्रॉब्लम दिया हुआ है, कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन फ्रॉम डिस्क्रीट डेटा। तो यहाँ पर कुछ आपके आइटम है जैसे 14, 36, 45 एंड 70 और आपकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पर देखिए 2, 5, 1 एंड 3। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन सबसे पहले इसमें नंबर ऑफ आइटम को लिख देंगे जो कि इसको x होता है। ठीक है, इस आइटम को मतलब यहाँ पर क्या है x, तो 14, 36, 45 एंड 70 और फ्रीक्वेंसी आप देखिए यहाँ पर कितना है आपका 2, 5, 1, 3। ठीक है, तो आपको करना क्या है यहाँ पर f इंटू एक्स कर देना। ठीक है, तो f इंटू एक्स करोगे तो सबसे पहले 14 इंटू 20 इज इक्वल टू 28, 36 इंटू 5 इज इक्वल टू 180, 45 into 1 is equal to 55, 70 into 3 is equal to 210। तो आपका यहाँ पर सिग्मा एफएक्स कितना है, दो बार एक ही बार होगा 463 और आपकी टोटल फ्रीक्वेंसी यहाँ पर ऐड करेंगे तो कितनी हो जाएगी 5 + 2 + 1 + 3 is equal to n is equal to, या फिर इसको सिग्मा एफ इज इक्वल टू 11। ठीक है, बस इसको हम फॉर्मूला पर रखेंगे x बार इज इक्वल टू सिग्मा एफएक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफएक्स आपका कितना है 463 divided by 11 that is equal to 42.0। ओके क्लास, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं डायरेक्ट मेथड के थ्रू डिस्क्रीट सीरीज को सॉल्व करते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ओके, नाउ अब हम लोग सेकंड मेथड पे बढ़ते हैं डिस्क्रीट सीरीज सॉल्व करने के लिए, जो कि हमारा क्या है शॉर्टकट मेथड्स। शॉर्टकट मेथड्स, ठीक है, सेम जैसा कि हम लोगों ने इंडिविजुअल सीरीज में शॉर्टकट मेथड को सॉल्व किया था, यहाँ पर बस एक चीज ऐड हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी ऐड हो जाएगी, बाकी सॉल्व करने का तरीका हमारा सेम वैसा ही है जैसा कि हम लोगों ने इंडिविजुअल सीरीज को सॉल्व किया। ओके, पढ़ लेते हैं इसको एक बार। एज वी ऑब्जर्व दैट शॉर्टकट मेथड डज नॉट नेसेसरली reduce the computational work in the case of individual series or ungrouped data. However, for group data, this method result is considerable saving of time. According to this method, the formula for calculating arithmetic mean is equal to E plus sigma FD divided by sigma F. Class, अब here A is equal to assume mean, sigma FD आपको निकालना हो, x minus A कर दोगे और sigma F summation of frequency, इसलिए frequency के summation को हम क्या बोलते हैं sigma F। अब यहाँ पर क्वेश्चन को देख लीजिए, फॉलोइंग टेबल्स आर गिव्स द वेज ऑफ 125 वर्कर्स इन अ फैक्ट्री
कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन्स ऑफ द वेज बाय यूजिंग शॉर्टकट मेथड्स। ठीक है, तो यहाँ पर वेजेस दिए गए 200, 210, 220, 230, 250 एंड 260 और हमारे नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं 5, 15, 32, 30, 42, 15, 12 एंड 14। तो ये आपका वेजेस जो है ये एक्स हो गया, नंबर ऑफ वर्कर का यहाँ पर मतलब है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब देखिए तो सेम वेजेस की जगह पर हमने लिख दिया यहाँ पर 4 कॉलम हमारे बने थे। ठीक है, हाँ, ठीक है। अब पेजेस का यहाँ पर देखिए कॉलम हमारा बन गया 200, 210, 220, 230, 240, 250 एंड 260 और नंबर ऑफ वर्कर फ्रीक्वेंसी पर मिल गया 5, 15, 32, 42, 16, 12 एंड 4। तो यहाँ पर आप देखिए टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी है 125। अब हमें क्या निकालना है डेविएशन निकालना है। डेविएशन निकालने का मतलब है यहाँ पर डी हमें निकालना है। डी निकालने का हमारा तरीका मैंने पहले ही आपको बता रखा है एक्स माइनस ए। ए का मतलब होता है अज्यूम, मीन आप किसी को भी अज्यूम कर सकते हो 200 को भी कर लो 210 को भी कर लो 220 को भी कर सकते हो 230 को भी कर लो 240 को कर लो 250 को कर लो 260 को। बस ये ध्यान है कि इन्हीं सीरीज में से कोई एक होना चाहिए, इसके अलावा आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमने इस क्वेश्चन में क्या किया है 230 को सीरीज 230 को हमने अज्यूम कर लिया। ठीक है, तो हम सिंपल वही x माइनस ए करेंगे, माइनस की जगह पर माइनस लिखेंगे, प्लस की जगह पर प्लस। x माइनस ए करोगे तो 200 माइनस 230 इज इक्वल टू माइनस 30, 210 माइनस 230 इज इक्वल टू माइनस 20, 220 माइनस 230 इज इक्वल टू माइनस 10, 230 minus 230 is equal to 0, 240 minus 230 is equal to 10, 250 minus 230 is equal to 20 and 2060 minus 230 is equal to, तो यहाँ पर आपकी डी की वैल्यू जो है वो आ गई। अब हमें क्या करना है सिग्मा एफ डी निकालना है, एफ इंटू डी करना है। तो 5 इंटू माइनस 30 इज इक्वल टू माइनस 150, 15 इंटू 20 इज इक्वल टू माइनस 300, 32 इंटू 10 इज इक्वल टू माइनस 320 and 42 is 0 is equal to 40, 0, 15 into 10 is equal to 150 and 12 into 20 is equal to 40 and 4 into 30 is equal to 100। तो आपका यहाँ पर टोटल सिग्मा एफ डी कितना आ गया -260। ओके क्लास, अब देखिए अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो मीन हम कैसे निकालेंगे ए। ए यहाँ पर कितना आपका आ गया अज्यूम मीन आपका कितना है 230। ठीक है, सिग्मा एफ डी कितना है -260 देख लीजिए यहाँ पर, n इज इक्वल टू 120, अज्यूम मीन हमने कितना किया है 230 और आपका एफ डी कितना है 260। उस तरीके से हमने क्या किया एक ही जगह पर अज्यूम मीन की जगह पर हमने 230 रख दिया, एफ डी आपका -260 आया, सिग्मा एफ आपका 125 आया। इसको सॉल्व करके तो 220 से तरफ आ रहा है प्लस आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ओके स्टूडेंट, आज के वीडियो हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी इसके बाद हमारा जो स्टेप डेविएशन होगा वो हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में होगा। ठीक है, तो आज का जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया वो था हमारा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। फिर से मैं रिपीट करते रहा हूँ, वह वैल्यू जो कि एक सीरीज के बीच में लाई करती है, मिड में लाई करती है, उसको हम क्या बोलते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। या वह वैल्यू जो पूरी सीरीज को रिप्रेजेंट करती है उसको हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, इसके कुछ हमारे फीचर्स होते हैं। सबसे पहला इसमें मैंने ऑब्जेक्टिव बताया, ऑब्जेक्टिव में क्या होना चाहिए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, कंपैरिजन होना चाहिए, फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी होना चाहिए, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होना चाहिए एंड वन वैल्यूज फॉर ऑल। इसके बाद हमने इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़े, सुटेबल होना चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव होनी चाहिए, सिंप्लिसिटी होनी चाहिए, सर्टेनिटी होनी चाहिए, एब्सोल्यूट नंबर होनी चाहिए एंड लिस्ट अफेक्टेड ऑफ चेंज इन सैंपल होनी चाहिए एंड आल्सो अलजेब्रिक ट्रीटमेंट होना चाहिए वो पॉसिबल होना चाहिए। फिर इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मीन बेसिकली हमें दो मीन कैलकुलेट करना है, सिंपल अरिथमेटिक मीन और वेटेड अरिथमेटिक मीन। सिंपल अरिथमेटिक मीन को हमको तीन मेथड से कैलकुलेट करना है, इंडिविजुअल सीरीज से, डिस्क्रीट सीरीज से, कॉन्टिन्यूअस सीरीज से। डिस्क्रीट सीरीज को कैलकुलेट करने के लिए इंडिविजुअल सीरीज को कैलकुलेट करने के लिए हमने दो मेथड पढ़े, डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड, दोनों से रिलेटेड हमने मेथड्स भी देखे। ठीक है, और तीसरा हमने क्या पढ़ा डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज को सॉल्व करने के हमारे तीन मेथड होते हैं, डायरेक्ट मेथड होता है, शॉर्टकट मेथड होता है, स्टेप डेविएशन होता है। हमने डायरेक्ट मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन देखे, उसके फॉर्मूले देखे और शॉर्टकट मेथड से रिलेटेड उससे फॉर्मूले हमने यहाँ तक हमने आज क्लियर कर लिया। बाकी स्टेप डेविएशन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। क्लास